Hello, welcome to my channel. My name is शालिनी श्री एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पहला बुक है नर्सिंग फाउंडेशन। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वाइटल साइन। इसे हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं और इसका हम आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी से। टर्मिनोलॉजी, इसमें जो बुक्स मैंने प्रेफर किया है वो है आई क्लीमेंट, सो क्रेडिट टू दिस बुक। और बाकी टाइम के साथ साथ अगर कुछ ऐड करना होगा तो वो मैं कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रो। सो इसके लिए पहले मुझे इसे करना होगा रब। वाइटल साइन। वाइटल मतलब, जो वाइटल का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी है। हम सब कुछ ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म एज वेल। वाइटल मतलब होता है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं उसे वाइटल प्रोसेस कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये सब जो ज़िंदा रहने का प्रोसेस है उसे वाइटल कहते हैं। वाइटल मतलब ये होता है मिनिमम जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। इसका दूसरा नाम है कार्डिनल साइन। ये टर्म हमको याद रखना है, कार्डिनल साइन। वाइटल साइन का दूसरा नाम है कार्डिनल साइन। अब हम इसका इंट्रो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब जो जो टर्म्स है उसके मीनिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म वाइटल साइंस में आता है पल्स। क्या है पल्स? जो है आर्टरी। हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो आर्टरी है जिसमें ब्लड पंप होता है एंड दिस आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड। डीपली सिचुएटेड, बहुत ही कम जगह होगा जो थोड़ा बहुत इसके सुपरफिशियल पोजिशंस होंगे जहाँ पर हम पल्स फील करते हैं। जो हार्ट बीट है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट को जब ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज में उसके वॉल्स में प्रेशर आता है और उस प्रेशर को हम फील कर सकते हैं। हालांकि आर्टरी डीपली सिचुएटेड होता है लेकिन कहीं कहीं ये आर्टरीज हल्का हल्का उसका फीलिंग्स कहीं कहीं आ सकता है, तो वी कैन फील दैट। और उस फीलिंग को, उस पंप और उस प्रेशर जो कि आर्टरी के वॉल में है उसे हम पल्स कहते हैं। तो पल्स में सबसे पहले पल्स की बात करेंगे, दैट इज़ एपिकल पल्स। एपिकल पल्स क्या होता है? हमारा जो हार्ट है, दिस इज़ आर हार्ट, ठीक है। हार्ट जो है बॉडी के सेंटर में रहता है। दिस इज़ द बॉडी। बॉडी के सेंटर में हार्ट रहता है। इस हार्ट का जो एपेक्स है, इस एपेक्स में सबसे ज़्यादा हार्ट बीट सुनाई देता है, क्योंकि जो ब्लड है वेन से आया, वेन से ब्लड आया, उसे पंप किया जा रहा है और लास्ट में यहाँ पे कस के पंप होता है। यहाँ के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कस के पंप होता है और सारी आर्टरीज़ में वो पंप हो जाता है, सारी आर्टरीज़ में वो पंप हो जाता है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा पल्स, सबसे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर हमें फील होता है और इसे हम कहते हैं सेंट्रल पल्स। सेंट्रल पल्स इसका दूसरा नाम है, क्योंकि ये एपेक्स ऑफ द हार्ट में है तो एपिकल पल्स। और इसका एक और नाम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पल्स। तो ये तीन नाम है एपिकल पल्स का और इसमें हम एक छोटा सा डायग्राम ऐड करते हैं। तो वो डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड है। ये पूरा एक बॉडी है, ये है इसका सेंटर जहाँ पे हमारा होता है छोटा सा हार्ट, और इस हार्ट के एपेक्स में हम फील करते हैं एपिकल पल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
या इरेज। हमने एपिकल पल्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स क्या होता है? तो इसके लिए हम एक इमेज लाते हैं और इमेज के लिए विल हैव टू वेट। तो ब्रेकियल पल्स जो है ब्रेकियल आर्टरी में होता है। और ब्रेकियल आर्टरी का होता है, तो जो ये आर्म्स हैं, ये आर्म्स है, यहाँ पे होते हैं बाइसेप्स मसल। और बाइसेप्स मसल, आर्म्स के बाइसेप्स मसल के अंदर, चाहे बाइसेप्स मसल है उस मसल के अंदर की तरफ, आर्टरी तो ऐसे भी डीपली सिचुएटेड होता है, तो उसके अंदर की तरफ है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी। और एक ट्राइंगुलर स्पेस होता है, ये है ट्राइंगुलर स्पेस, जहाँ पे हम स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुनते हैं बीपी मेज़र करते समय। सो ये है ट्राइंगुलर स्पेस, इसे हम कहते हैं ये एंटी क्यूबाइटल स्पेस। सो दिस ट्राइंगुलर स्पेस इज कॉल्ड एंटी क्यूबाइटल स्पेस। यहाँ पे हम लोग ब्रेकियल आर्टरी के पल्स को फील करते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेकियल पल्स। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला पल्स। तो जस्ट अ मिनट। तो हमारा अगला पल्स है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होता है? तो हमारा जो नेक है, ये हमारा गर्दन है, इस नेक के साइड में, जैसे नेक के साइड में हम इसे साइड से देख रहे हैं, ये जो नेक है ये नोज़ की तरफ से आगे से दिखते तो ये फ्रंट होता, हम इसे साइड से देख रहे हैं। तो नेक के साइड में, यानी साइड ऑफ द नेक, साइड ऑफ द नेक स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल और ट्रैकिया के बीच में होता है कैरोटिड आर्टरी। दिस इज स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल और ट्रैकिया हमारा यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में है हमारा कैरोटिड आर्टरी। इन दोनों के बीच में, बिटवीन स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल्स एंड ट्रैकिया लाइज कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे गर्दन के बगल में होता है, गर्दन के साइड में होता है, हम वहाँ पे उसे फील कर सकते हैं टच करें तो। और यहाँ पे जो पल्स हम फील करते हैं, आर्टरी तो ऑब्वियसली डीपली सिचुएटेड होता है, तो हम हमेशा इसको इमेजिन करेंगे कि इसके मसल्स के अंदर की तरफ ही होगा आर्टरी। तो हम यहाँ पे जो पल्स को फील करेंगे, उस आर्टरी के पल्स को, कैरोटिड आर्टरी के पल्स को, वो होता है कैरोटिड पल्स। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अगला पल्स। तो अब अगला पल्स है, अगला पल्स का नाम है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स। रेडियल पल्स ऑब्वियस है, नाम से लग रहा है, ये है रेडियल आर्टरी के पल्स को फील कर रहे हैं। तो ये रेडियल आर्टरी पहले कहाँ होता है? इट रन्स अलोंग रेडियल बोन। यहाँ पे हमारा रेडियल बोन है, रेडियस एंड अल्ना, तो रेडियल बोन है। और फिर इस बोन में थंब, ये जो थंब है और ये जो रिस्ट है, थंब और रिस्ट को अंदर की तरफ, थंब और रिस्ट के सेंटर में, ये हमारा रेडियल आर्टरी फ्लो, रेडियल आर्टरी है। और यहाँ पे जब भी हम रेडियल पल्स नापेंगे तो हम लोग थंब के साइड, थंब के सीधा सीधी देखेंगे, थंब के सीधा सीधी देखेंगे। बहुत लोग गलती से इधर चेक करने लगते हैं या सेंटर में चेक करने लगते हैं, तो अगर गलती से हम किसी पढ़े लिखे सामने के आदमी के सामने ऐसा करेंगे तो वी विल बी लाइक फूल्स। तो हमें थम्स के सीधा सीधी अपने दोनों उंगलियां रख के पेशेंट्स के रेडियल पल्स को चेक करना है, क्योंकि रेडियल पल्स हम बहुत कॉमनली चेक करते हैं पल्स बीट नापने के लिए। और इसके बाद हम अब आता है अगला पल्स। तो हमारा अगला पल्स है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स नाम से लग रहा है टेम्पोरल आर्टरी में होगा। टेम्पोरल आर्टरी, ये रेड कलर का जो हमें शो हो रहा है, दिस इज टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे होता है? इट पासिस ओवर द टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड। इधर ये हमारा टेम्पोरल बोन है और इस एरिया में जो आर्टरीज होती है वो सुपरफिशियली प्लेस्ड है एंड दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ पे हम अपना उंगली रख अपने हैंड से उसे फील करेंगे पैल्पिटेशंस को। तो अगर हमें अंग्रेजी में इस पोजीशन को बताना है तो हम कहेंगे सुपीरियर एंड लैटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ आई, यानी ये दोनों आँखें हैं, एक उस तरफ होगी, ये हुआ मिड लाइन,
तो सुपीरियर मतलब ऊपर, एंड लैटरल, अब हम इधर आ गए, सुपीरियर एंड लैटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ आई, दोनों तरफ आके मिड लाइन ऑफ आई से सुपीरियर लैटरल की तरफ हमें मिलेगा टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल आर्टरी, और वहाँ पर फिल करेंगे तो हमें मिलेगा टेम्पोरल पल्स। अब हम आते हैं अगले पल्स की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो पल्स है जो हम पढ़ेंगे ही, दैट इज फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स हमें मिलता है फीमोरल आर्टरी में। फीमोरल आर्टरी क्या है? ये वाला आर्टरी, ये जो है हमारे पेल्विक रीजन है, ये हमारा थाई बोन है, फीमर बोन, और इस रीजन में हमारा फीमोरल आर्टरी आर्टरी सिचुएटेड है। अंग्रेजी में हम इसका नाम बोलेंगे, इट इज़ सिचुएटेड along side of inguinal ligament। इंजुइनल लिगामेंट एक लिगामेंट है, इस तरह से रहती है ऐसे, और इसके यहाँ पे है फीमोरल आर्टरी। इस फीमोरल आर्टरी में हम पल्स जो नापेंगे उसे कहते हैं फीमोरल पल्स। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अब हम पढ़ते हैं, अब जो अगला पॉइंट है, अगला टर्मिनोलॉजी है, वो है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस किस किस पल्स में डिफरेंस होगा? पल्स में डिफरेंस है तो कौन कौन सी पल्स? तो एक तो इम्पॉर्टेंट पल्स हम ले लिए अपिकल पल्स। अपिकल पल्स क्या होता है? हार्ट वाला पल्स, जो हम सेंट्रल पल्स जिसे हम कहते हैं। इसके पल्स के प्रेशर में हम रेडियल पल्स को माइनस कर देंगे। पल्स क्या होता है? बीट, अपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। और उसके बाद आता है पल्स रिदम। पल्स रिदम क्या होता है? पल्स रिदम होता है, जब हम पल्स नापते हैं तो हम उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न ऑफ बीट्स। तो उस पैटर्न ऑफ बीट्स और उस दोनों बीट्स के बीच में, दो बीट्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल आ रहा है, वो टाइम इंटरवल रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, वो कांस्टेंट प्रेशर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सब पल्स रिदम के अंडर आता है। उसके बाद हम बात करेंगे पल्स वॉल्यूम। पल्स वॉल्यूम बोले तो इसका दूसरा हम कह सकते हैं पल्स स्ट्रेंथ। यानी ये एक अंदाज है कि हम जब किसी पर्सन के पल्स को नापते हैं, सपोज़ हम उसके रेडियल पल्स को नाप रहे हैं, यानी रिस्ट वाले एरिया को, रेडियल पल्स को नाप रहे हैं रिस्ट पे, तो किसी का तो फीबल होता है यानी पता ही नहीं चलता, किसी का बाउंडिंग पल्स होता है, बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो इस तरह से पूरा एक रेंज, हमें हर इंसान में अलग अलग पल्स फील होगा और एक रेंज के अंदर वो फील होता है, तो उसे हम बोलेंगे कि पल्स स्ट्रेंथ है। ये उस पर्सन के हार्ट के स्ट्रेंथ को भी बता सकता है। उसके बाद आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? तो इंसान के सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि हम स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी नापते वक्त मेज़र करते हैं, और उसके डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जो बीपी नापते हैं उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। उसके बाद आता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के लिए ये है पल्स ऑक्सीमीटर आ गया। तो पल्स ऑक्सीमीटर किस डिवाइस का नाम है? ये इस डिवाइस को हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, पहले तो ये एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, मतलब खून खराबा नहीं होता, हम पेशेंट को ना काटते ना पीटते, ये तो सभी लोगों ने देखा है। और ये क्या मेज़र करता है? SpO2 मेज़र करता है। SpO2 मतलब सैचुरेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें, परसेंटेज ऑफ SpO2 ये मेज़र कर रहा है। साथ साथ थोड़े बहुत पल्स या अलग अलग तरह के फंक्शंस भी अलग अलग डिवाइस में होता है, कंपनी बेस्ड, पर इसका मेन है सैचुरेशन ऑफ O2 इन ब्लड। इसे हम, इसमें जो है इस डिवाइस में सेंसर्स अटैच्ड होते हैं, सेंसर्स, और इस सेंसर को हम फिंगर के टिप पे, टो के टिप पे, नोज़ के टिप पे और
ईयर लोब के टिप पे लगाकर हम ब्लड के ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक आता है ब्रैकीकार्डिया। ब्रैकीकार्डिया क्या होता है? कार्डिया मतलब हार्ट, ब्रैकी मतलब स्लो, यानी स्लो हार्ट बीट, यानी 60 बीट पर मिनट से कम हो तो वो हो गया ब्रैकीकार्डिया। अब आते हैं ट्रैकीकार्डिया। स्पेलिंग देख लो, ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया यानी फास्ट स्पीड, यानी फास्ट हार्ट बीट। और ये तब हम बोलेंगे जब 100 बीट पर मिनट से ऊपर हो जाए। और ये बीट क्या हुआ? वही पल्स बीट ही हुआ। और उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज़ थर्मिया। टॉपिक नहीं तो टर्म्स हम कह रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे तो थर्मिया। थर्मिया मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे पहले नॉर्मोथर्मिया। नॉर्मोथर्मिया नॉर्मोथर्मिया मतलब, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, नॉर्मोथर्मिया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल टेम्परेचर, हर एक इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है वो उसके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल पे उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड कर सकता है, यानी उसके ख़ानदान पे, उसकी जीन्स पे डिपेंड करता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर इंसान का। और उसके किसी लंबी चली आ रही बीमारी, यानी क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चले आ रहा क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, तो उसके हेल्थ स्टेटस पे हो सकता है उस इंसान का वैसा हेल्थ, तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे, हम उस पर डरेंगे नहीं कि पेशेंट को क्या हो गया, दवाई देना है नहीं देना है। तो नॉर्मोथर्मिया वो हुआ। इस नॉर्मोथर्मिया का हम ये भी समझ लें कि किसी का, हर इंसान का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डिफ़र करता है उसके जेनेटिक्स पे और उसके हेल्थ कंडीशन पे। उसके बाद हम आते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया है हाई टेम्परेचर, जो इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है तो वो हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपरथर्मिया का ये मतलब है कि जो ह्यूमन का जो बॉडी है, जो उसका होम्योस्टैट मेंटेन करने का टेंडेंसी वो नहीं कर पा रहा किसी रीजन से, या तो वो बीमार है या तो उसमें कोई और एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है जिसकी वजह से उसके बॉडी का हीट प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन हीट लॉस वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से उसके बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। उसके बाद आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो है, जो नॉर्मोथर्मिया है उससे टेम्परेचर का कम हो जाना। ये जो हाइपोथर्मिया है इट्स अ वेरी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के फैक्टर पे डिपेंड करता है। सपोज़ आसपास टेम्परेचर ही बहुत ठंडा है या वो किसी स्नो एरिया में रह रहा हो उस वक्त, और अगर उसके बॉडी में किसी तरह का मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है, जो टेम्परेचर है इंसान का बढ़ता है इन्वायरमेंट से तो बढ़ता ही है, लेकिन ज़्यादा उसके अंदरूनी उसके जो ऑर्गन्स है वो वर्क करते हैं और उसके मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोडक्शन होता है। तो टेम्परेचर का कम हो जाना यही इंडिकेट करता है कि उसका मेटाबॉलिक कंडीशन ख़राब हो रहा है, और ऑब्वियसली इसका मतलब वो एक डिजीज पर्सन होगा। या फिर कभी कभी हाइपोथर्मिया मेडिकली इंड्यूस्ड होता है, यानी आप कह सकते हैं गलत दवाई दे दिए, बिना अच्छे से वाइटल्स चेक किए उसको दवाई दे दिया गया, तो उस केस में हाइपोथर्मिया हमें मिल सकता है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया बट सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया यानी बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होना। बहुत ज़्यादा का मतलब होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक पिक्चर्स है, दिखाती हूँ मैं। ये वाला पिक्चर, सो
हीट स्ट्रोक सीवियर है, इसका ये मतलब है कि बॉडी का जो रेगुलेशन मैकेनिज़्म है वो ठप पड़ चुका है, यानी टेम्परेचर उसके बॉडी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका बॉडी मेंटेन ही नहीं कर पा है, यानी जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है वो सठिया गया है इसका। हाइपोथैलेमस उसका काम नहीं कर रहा है, हाइपोथैलेमस का काम है टेम्परेचर रेगुलेट करना, यानी किसी का 104 डिग्री से बहुत भी ऊपर टेम्परेचर है, मतलब हम समझ सकते हैं कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और ऐसा पर्सन, रिमेंबर, ऐसा पर्सन में रैपिड अनकॉन्शियसनेस हम देखते हैं, यानी वो बंदा बेहोश होने लगता है। आप देख रहे हैं इसका जो हाँ आँख है गोल 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 हो रहा है, ही इज़ फीलिंग वेरी फेंटेड, अब वो बेहोश होने वाला है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे की टॉपिक है वाइटल। हमने टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट की, इसी के साथ कुछ कुछ और नए टर्म्स भी आएंगे, पर ये एक बेसिक टर्म्स था, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें याद रहेगा, लेकिन ये एक बेसिक टर्म्स था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वाइटल साइंस, इसे हम कार्डिनल साइन कहते हैं। वाइटल साइन का मेन इंट्रो में हम घुस चुके हैं। वाइटल साइंस में आता है टेम्परेचर, प्रेशर या फिर पल्स, ब्लड प्रेशर बीपी एंड आर, दैट इज रेस्पिरेशन। तो वाइटल साइंस जो है, सपोज एक वाइटल साइन में गड़बड़ी आए तो ऑटोमेटिक है कि दूसरे वाइटल साइंस में भी चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी है। वाइटल साइंस को नापने के बेसिक्स टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले जो वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इसके किस तरीके से नापा जाता है। तो पहला टेक्निक है इंस्पेक्शन, यहाँ पे एन होगा, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है ऑब्जर्वेशन विथ एन आई। हम अपनी आँखों से देख के पेशेंट का साइंस और सिम्टम्स देखते हैं। हम यहाँ पे टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब रात में पेशेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज़ द टॉर्च लाइट, और अपनी आँखों से और टॉर्च लाइट हम इंस्पेक्शन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पैल। आँखों से हम क्या देखेंगे, हम उनका रेस्पिरेशन देखेंगे। पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन क्या होता है, इट्स एन आर्ट ऑफ फीलिंग विथ हैंड, यानी जैसे हम पल्स नापते हैं तो हम जो नर्स है, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, वो जो वाइटल्स नापती है अपने हाथों से या अपनी 2 उंगलियों से नापती है, इस वाले उंगलियों से, और ये कितना करेक्ट नाप रही है, कैसा नाप रही है, वो उसका एक आर्ट हो गया। सो इट्स एन आर्ट ऑफ फीलिंग द पल्स विथ हैंड, और भी कुछ। उसके बाद है, इसी में एक ऐड हम करते हैं, परक्यूशन, PERCUSSION, परक्यूशन। परक्यूशन मतलब सपोज किसी का फीवर पल्स है तो हम उसे टैप करते हैं, टैपिंग एन एरिया टू एलिसिट द सोर्स, यानी सपोज किसी का वेन्स नहीं दिख रहा है, हम उसे टैप करेंगे, दिस इज कॉल्ड परक्यूशन। ये भी इंस्पेक्शन का, वाइटल साइंस को इंस्पेक्ट करने का, वाइटल साइंस को चेक करने का अलग एक तरीका है। उसके बाद एक लास्ट तरीका, और वो है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप से देखना, स्टेथोस्कोप से देखना, एस्कल्टेशन। तो 4 टेक्निक हो गया, इंस्पेक्शन, पेशेंट को बाहर से देखना, पैल्पिटेशन, इट्स एन आर्ट ऑफ फीलिंग विथ हैंड, परक्यूशन, पेशेंट्स के वेन्स को टैप करना, किसी भी चीज़ को टैप करना ताकि वो जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छे से हम उसे देख सकें या सुन सकें। एस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप से सुनना, ये हम बीपी नापते वक्त करते हैं। उसके बाद का हम बात करते हैं जो वाइटल साइंस है, इसका यूज़ क्या आता है। जो वाइटल साइंस है इसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। जो पेशेंट जब भी आता है हॉस्पिटल तो सबसे पहले वो नर्स से मिलता है, और नर्स उसके वाइटल्स को नापेगी और उसको डायग्नोस करेगी उस हिसाब से कि पेशेंट किस कंडीशन में, वो हेल्दी है, इल है, वेल है, बहुत ज़्यादा बीमार है, या ठीक ठाक है, या बहुत इमीडिएट इसे केयर की ज़रूरत है, और उस हिसाब से वो अपने केयर को प्लान करेगी कि उस पेशेंट को क्या करना है। इट विल केयर प्लान करेगी पेशेंट। और उसके बाद
वाइटल्स जो है हम उससे वाइटल्स के ज़रिए हम उसके बॉडी के फंक्शनिंग को पता लगाते कि उसका बॉडी फंक्शनिंग कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा वाइटल्स नॉर्मल से इधर उधर डेविएटेड है यानी पेशेंट का बॉडी फंक्शनिंग में डिफेक्ट आ गया है, और उस हिसाब से हम अपने हेल्थ केयर को प्लान करेंगे। क्लाइंट्स के हेल्थ प्रॉब्लम भी ओवरऑल हमें इसे डिटरमाइन हो जाता है। उसके बाद हम वाइटल साइंस के नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइन। तो जो टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोले तो नॉर्मोथर्मिया, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड एडल्ट के केस में। जो पल्स है वो है 72 बीट पर मिनट। ये हमें याद रखना है। एक नर्स को ये चीज़ कॉमन चीज़ याद होनी चाहिए, और नहीं याद हो रहा छोटे से पेपर में या हाथ में लिख के रखो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। दैट इज़ 16 बीट पर मिनट। रेस्पिरेशन इज़ 16 बीट पर मिनट। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है, चारों वाइटल्स हो गए। ब्लड प्रेशर है 180 120 बाय 80 mm ऑफ Hg। सो ये नॉर्मल साइंस है, ये नॉर्मल वैल्यू है वाइटल साइंस के, इसे हमें याद रखना है। अब हम वाइटल साइंस के जो कोर थे वो पढ़ चुके हैं। अब हम आखिरी में इसके गाइडलाइंस और वाइटल साइंस को क्यों हम पढ़ाते हैं और कब हमें वाइटल साइंस लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर अ नर्स। हमारे लिए क्या है वाइटल साइंस। तो सबसे पहले गाइडलाइंस ये है कि जो इक्विपमेंट्स है, जैसे ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है, इसका हमें वर्किंग चेक करना है, इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो सामने वाला पर्सन है उसका एज क्या है, वो किस उम्र में है, वो हमें किस समय किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। जैसे थर्मामीटर है, हमें रेक्टल नापना है या माउथ नापना है या एक्सिलरी नापना है, वो हमें उसके पेशेंट्स के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बच्चा है या चाइल्ड है, एडल्ट है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, बंदा बेहोश है या होश में है, या फिर मेंटली रिटार्डेड है। मेंटली रिटार्डेड है तो हमें उस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, उसे समझ तो आएगा नहीं। और हमें कंट्रोल करना है एनवायरनमेंट। जब भी हम वाइटल साइंस नाप रहे हो, हम टेक केयर करें कि आस पास का एनवायरनमेंट उस साइंस को, जो वाइटल है, उसको कम से कम इफ़ेक्ट कर पाए। इससे हमारे एरर्स कम आएंगे और हमारा डायग्नोसिस सही होगा। उसके बाद है कि हमें एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करना है। वाइटल साइंस को नापते वक्त हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को यूज़ करना है ताकि हम एक्यूरेट हो। जैसे सबसे पहले इक्विपमेंट चेक करना है, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट कम से कम हो। सपोज बहुत गर्मी पड़ रही है तो हमें फ़ैन ऑन करना चाहिए, वरना फिर ऑफिस का टेम्परेचर तो बॉडी का ज़्यादा ही आ जाएगा। और हमें सामने वाले पेशेंट को थोड़े प्यार से उससे पेश आना है, उसे काम और केयरिंग वे में करना है, वरना अगर हम डरावना सा शक्ल लेके जाएंगे तो उसका बीपी तो ऑलरेडी बढ़ जाना है और इससे हमारा डायग्नोसिस गलत होगा। उसके बाद जो नर्स है वो जाके फिजिशियन के पास जाएगी और ये डिसाइड करेगी दोनों आपस में मिलके कि पेशेंट का दिन में कितने बार वाइटल्स चेक होना है, क्योंकि वो ताकि हम अपना नर्सिंग केयर दे सकें। उसके बाद हमें अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ आ रहे हो वाइटल साइंस में, वाइटल साइंस जो है फ्रीक्वेंसी हम नापते रहेंगे, अगर गलत आ रहा है, बहुत डेविएशन आ रहा है, तो हमें तुरंत जाके अपने फिजिशियंस को कंसल्ट करना है, फिजिशियन को बताना है उसके बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में। और इन सारी चीज़ों को मेन है वाइटल्स, उसका हम एक टीपीआर शीट होता है उसमें हम उसे डालेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और जाके अपनी सीनियर अथॉरिटी को यानी सीनियर नर्स को देंगे और या फिजिशियन को देंगे। और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ मेजरिंग वाइटल साइंस, इससे हम पेशेंट्स का हेल्थ स्टेटस पता लगा सकते हैं, हमें नर्सिंग केयर कैसे देना है उससे पता लगाएंगे। इससे हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छा होगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। हम उसमें अगर किसी तरह का वाइटल साइंस में चेंजेस आ रहा है तो उस हिसाब से उसके मेडिकेशन को चेंज किया जाएगा। अगर मेडिसिन काम नहीं कर रहे उस वाइटल साइन को ठीक करने में तो फिर उससे चेंज किया जाएगा। पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है हमें वो पता लगेगा, और हमें रूटीन इसे चेकअप करने से धीरे धीरे हमें सब पता चल जाएगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि वाइटल साइंस नापते वक्त नर्स को
उस वाइटल साइंस का नॉर्मल ही जरूर से ज़रूर याद होना चाहिए। और हम भी मतलब का पेशेंट, फिजिशियन सब डरेगा और डॉक्टर तो, नर्स तो दांत सुन जाएगी। नॉर्मल रेंज हमने पहले ही बात किया, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल स्टेट पे, उसके एज पे, उसके मेडिकल कंडीशन पे और उसके मेडिकल हिस्ट्री पे कि वो पहले से किन बीमारियों से ग्रसित है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है एट दी एंड, कब कब हमें वाइटल साइंस लेना है। टाइमिंग्स ऑफ टेकिंग वाइटल साइन। टाइमिंग क्या है? पेशेंट आया तो पेशेंट के एडमिशन के टाइम हम लेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल का खुद का कुछ पॉलिसीज़ होता है कि पेशेंट को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कि इतने बार उसका रूटीन चेकअप होना है तो उस वक्त लेना है, या फिर फिजिशियंस बताते हैं पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से कितने बार लेना है, उस हिसाब से लेंगे। और फिर सपोज़ हम हॉस्पिटल में नहीं कि किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं या किसी फिजिशियन के अंडर काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जब पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हमें उस हिसाब से लेना है। किसी सर्जरी के प्रोसेस में पेशेंट जा रहा है तो उसके पहले और उसके बाद में हमें पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है। और जब हम पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं, कोई दवा खिला रहे हैं, तो उसके पहले और उसके बाद भी चेक करना है। और फिर जब पेशेंट का अचानक से तबीयत बिगड़ने लगे, वो थोड़ा कॉन्शियस होने लगे या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने लगे, इम्पेशेंट होने लगे या बेमतलब का हंसने लगे, थोड़ा एंग्जाइटी या फिर अनकॉन्शियस होने लगे या बहुत ज़्यादा उसको बॉडी पेन होने लगे अचानक से, तो उन सब केस में किसी मतलब जनरली वैसा पेशेंट ना करे, और एबनॉर्मल कंडीशन में हमें वाइटल्स चेक करना है कि कहीं इसका सटक तो नहीं गया। और उसके बाद जब पेशेंट बेड रेस्ट हो, और बेड रेस्ट के बाद जब हम उसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लाते हैं तो उसे एक्सरसाइज कराया जाता है ताकि वो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को एडजस्ट कर सके। तो एक्सरसाइज के आगे पीछे में चेक करना है कि पेशेंट को कोई खास मतलब बहुत डेफिशिएंट तो नहीं आ रहा है उसके वाइटल्स में। और एक जो मैंने पहले ही बता चुका कि अगर पेशेंट पागल जैसा बिहेव करने लगे, यानी उसे फीलिंग ऑफ फनीनेस, यानी बहुत ज़्यादा हंसने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हंसने लगा अचानक से, या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेव करने लगा, तो नर्स को तुरंत ही वाइटल्स चेक करना है और ये बात सीनियर्स को बताना है, डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को बताना है। तो इतने मेहनत के बाद थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्लोरिना को झेलने के लिए।